हाँ, चालू करते हैं अब। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, ठीक है? आपको क्या लगता है, पहले आप जनरल जो नाम सुन के आपको जो समझ में आ रहा हो आप बोलो पहले, ठीक है? फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे मतलब उस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो। बिल्कुल सही, ठीक है। तो और कोई? It is a position vector of entire mass system where masses are assumingly concentrated, ठीक है? क्यों मुझे इसको डिफाइन करना पड़ा, पहले आप ये समझो कि मेरे को जरूरत क्या है इसको डिफाइन करने की। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का मतलब एक मास की बात कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास में हम बात किसकी कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल? जरा इसको मेरे को कौन समझाएगा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल वर्ड से क्या समझते हो? वर्ड, अंग्रेजी का वर्ड पढ़ो और मतलब बताओ। पहले से पता है नहीं पता है उससे मैटर नहीं करता। अंग्रेजी का वर्ड पढ़ो और समझो क्या होना चाहिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जो भी हमारा सिस्टम है उसके पार्टिकल्स। हाँ, जो हमारा सिस्टम है उसके पार्टिकल, बिल्कुल सही। तो सिस्टम क्या है हमारा? जिसकी स्टडी कर रहे हैं। जिसकी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, विच इज बीइंग स्टडीड, बिल्कुल सही। बहुत बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं। जिसके हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्व हो रहा है वो मेरा सिस्टम है, ठीक है, और उसके जो पार्टिकल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? सिंपल सा एक चीज समझने की कोशिश करो यार, कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में आप बॉडी पार्ट्स पढ़ रहे हो ना, बचपन से रटवाते हैं हमें बॉडी पार्ट्स। चलो मेरे को नाम लेके बताओ दो चार बॉडी पार्ट्स का। हैंड होता है, हेड होता है, ठीक है, लेग्स होते हैं, राइट? तो ये ह्यूमन बॉडी है, तो फिर इसको अलग अलग बॉडी पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यों और कैसे? बायोलॉजी वालों, चलो तुम लोग बताओ, तुम लोग को पता होना चाहिए, पीसीएम वालों को ना भी पता हो। कौन कौन बायोलॉजी वाला है? अदिति है, जिज्ञांशु, हरी। हरी बताएगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मेरे शरीर में, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स हमने दिए हुए हैं अलग अलग। हेड है, हैंड है, ठीक है, अंदर की तो छोड़ दो, जो बाहर दिख रहा है उसकी बात करते हैं अभी ना। लेग्स हैं, ठीक है, फीट है, फिंगर्स हैं। तो इसको मैंने अलग अलग नाम क्यों दिए हैं, किस बेसिस पे दिए हैं? सर अपीयरेंस एंड फंक्शंस। एग्जैक्टली, ठीक है, अपीयरेंस, फंक्शंस, ठीक है। तो अब जब आप वेइंग मशीन में खड़े होते हो और अपना वेट मेजर करते हो, तो वो वेट किसका है? ऑल टुगेदर सबका है, ठीक है। तो यही मतलब होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स मतलब, सिस्टम मतलब ह्यूमन बॉडी। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, है ना। सिस्टम मतलब ह्यूमन बॉडी और पार्टिकल्स मतलब बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब अगर सपोज करो, ठीक है, कि आप मतलब एक बॉडी पार्ट मेरा हाथ काट दिया जाए, ठीक है, और मेरा हाथ काट के जब अलग से वेट करोगे आप, तो मेरे आपको हाथ का वजन मिलेगा खाली, ठीक है। लेकिन अगर मेरा हाथ जुड़ा हुआ है और मैं वेइंग मशीन में खड़े हो रहा हूं, तो मेरे को पूरे ही बॉडी का मिल रहा है वेट। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तभी वैलिड है व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर इंटीग्रेटेड। मतलब वो एक साथ ही मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट एक साथ होगी। ऐसा हमारे साथ कभी होता है कि मतलब हम खड़े हैं और हमारा सिर अलग से निकल ले चलने के लिए कहीं और? इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कब वैलिड है? ये सबसे बेसिक पॉइंट है, समझना पड़ेगा आपको। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तभी वैलिड है जब सारे पार्टिकल्स मिलके जो सिस्टम बना रहे हैं,
उनका मूवमेंट एक साथ ही होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? राइट। Yes, तो sir. अगर इनका मूवमेंट एक साथ ही होगा तभी ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि यार मेरा एक मास जो है इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा मास भी रोड पे, दो कार जा रही है अलग अलग 20 मीटर पर सेकंड से, अब इन दोनों का चलो सेंटर ऑफ मास, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, इसका कोई सेंटर ऑफ मास नहीं। ये कार अपने आप में अलग कार है, ये कार अपने आप में अलग कार है। लेकिन अगर मान लो इन दोनों कार को मैंने रस्सी से जोड़ दिया, तब वो एक सिस्टम बन गई, तब वो एक सिस्टम बन गई, तब वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कंसिडर होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। अब सवाल उठता है कि चलो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हम समझ गए, सभी को क्लियर है कि नहीं है ये बात बताओ पहले। एक और बार समझा दो, लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ जी, सर एक और बार समझा दो, लेट ज्वाइन किया था। अच्छा देखो, मैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक चीज ऑब्जर्व करी है? देखो कोई चीज अगर अनयूजुअल होती है ना, तो वो हमारे नोटिस में आती है बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे अमिताभ बच्चन बोला जाता है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, उसके उसके बॉडी अपीयरेंस पे क्या आती है? हाइट। ठीक है, उस टाइम पे, अब तो चलो नॉर्मल हो गई वो हाइट, आज के जमाने में एवरेज हाइट बढ़ चुकी है, लेकिन जिस टाइम पे वो हीरो बन के आया था उस टाइम पे उसकी हाइट अनयूजुअल 6 फुट 2 इंचेस। ठीक है, नॉर्मली बाकी हीरोज की हाइट उस समय 5'8", 5'10" हुआ करती थी, और वो अनयूजुअल था उस समय। राइट। तो कोई भी चीज जो अनयूजुअल है वो आपके नोटिस में आएगी तुरंत। कुछ कुछ लोगों का आपने चिंपांजी देखा होगा, चिंपांजी में एक चीज अनयूजुअल होती है, क्या होती है? उसके हैंड की साइज जो होती है ना बॉडी अपीयरेंस में, वो ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, घुटनों से भी काफी नीचे तक उसके हाथ जाते हैं। ठीक है, वो अपने ही दोनों हाथों को ऐसे कंबाइन करके स्किपिंग कर सकता है। राइट। तो ये चीजें अनयूजुअल है तो बॉडी पार्ट, लेकिन अनयूजुअल है। ठीक है, तो ये चीजें अनयूजुअल हैं, तो ये आपके सेंटर ऑफ मास पे भी फर्क डालेंगी। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि इनका शेप है और साइज है। ठीक है, हमें एक स्टैंडर्ड शेप, देखो हमारी आंखें भी जो देखती है ना वो रिलेटिव चीजें ही देखती है। ठीक है, हमारी आंखें भी जो देखती हैं वो रिलेटिव चीजें ही देखती हैं। ठीक है, आप शक्ल देखते ही होता है ना, आप शक्ल देखते ही हम लोग बता देते हैं कि यार ये बंदा जो है ये नॉर्थ ईस्ट का है, ये बंदा चाइना का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे डेटाबेस में एक शेप, एक स्ट्रक्चर फीड है। चाइना के नाम पे हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर फीड है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोरा आदमी है तो ठीक है वो यूएस या यूके से होगा, बहुत काला है तो अफ्रीकन कंट्रीज से होगा। ठीक है, ठीक है, वी इंडियंस आर कॉल्ड ब्राउन्स, आपको पता ही होगा हमको वर्ल्ड में। तो ये एक स्ट्रक्चर डेटाबेस फीड है। वो क्यों फीड है? क्योंकि एक शेप आपके दिमाग में फीड किया गया है। हर मास का एक शेप होता है। राइट, हर मास का एक शेप होता है। ठीक है, तो एवरी मास हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। ठीक है, अभी तक हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते आ रहे थे? हम सारे डायनेमिक्स में फोर्स को, वर्क को, सबको समझ रहे थे, लेकिन हमेशा हम लोग मास को क्या कर रहे थे? एक छोटा सा डब्बा बना देते थे ना कि ये मेरा मास, और इसको क्या बोलते थे? फिजिकल बॉडी। ठीक है, ऑफ नो डायमेंशन। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते थे पॉइंट मास। ठीक है, कि ये पॉइंट मास है। राइट, इससे एक जो गड़बड़ हमको बार बार दिक्कत आ रही थी जब हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि यार सर्कुलर मोशन में मेरी कार ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, और मेरी ट्रक मुड़ रही है। आपको पता है, नॉर्मली आप सब अब 11th-12th क्लास के बड़े बच्चे हो चुके हैं, आपको पता है कि यार मैं कार को ज्यादा तेजी के साथ टर्निंग पे मोड़ सकता हूं, लेकिन ट्रक को अगर मैं कार वाली तेजी के साथ मोड़ूंगा तो मेरी ट्रक पलट जाएगी। राइट, लेकिन जब हम इक्वेशन निकाल रहे थे तो इक्वेशन सेम आ रहा था, उसमें मास का कोई फैक्टर नहीं आ रहा था। याद है आपको? यस। ठीक है, किसी को इक्वेशन याद है? वो वेलोसिटी मस्ट बी
लेस देन और इक्वल टू, क्या निकाला था हमने, अंडर रूट जल्दी बताओ, म्यू जी आर, है ना, ये रेडियस था बेटा। रिवीजन करो, क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो प्लीज उसको, नहीं तो फिर इसमें कहीं मास का फैक्टर नहीं है। तो मास का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो कार की और ट्रक की सेम होनी चाहिए। लेकिन हमें कॉमन सेंस से ये चीज पता है कि यार ऐसा नहीं होता, तो हमने सारे फोर्सेस तो कंसीडर कर लिए थे। उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा ट्रक कम स्पीड से मुड़ पाता है और मेरी कार ज्यादा स्पीड से मुड़ पाती है? तो उसका रीजन है यही, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि साइज हमने वहां कंसीडर नहीं करी थी, हमने बोल दिया हर मास का शेप और साइज सेम होगा, राइट। तो सेंटर ऑफ मास की जो बेसिक डेफिनेशन है, पहली चीज तो सेंटर ऑफ मास एप्लीकेबल कहां कहां पे है, किसका सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, पहले आपको यह समझना पड़ेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास हम किसका निकाल सकते हैं बेटा, जो सॉलिड बॉडी है जिनका शेप है। आप शेप अगर मैं आपको बोलूं, सॉलिड बॉडी शेप, शेप से आप क्या समझते हो? जैसे मैं शेप वर्ड यूज करता हूं आपके दिमाग में पिक्चर बनती है, अच्छा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, कोन, ठीक है। तो ये शेप है, राइट। आपको स्टैंडर्ड शेप्स पता है, ठीक है। सॉलिड बॉडी का मतलब क्या होगा, ऐसी बॉडी जो पूरे शेप में फैली हो। जैसे मैंने बॉल ले ली तो बॉल कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, राइट। मैंने डिस्क बोला तो डिस्क कैसा होगा आपका, सिलेंड्रिकल शेप होगा ना, डिस्क शेप होगा एक, राइट। मैंने सिलेंडर बोला तो सिलेंडर आपको समझ में आता है सिलेंडर का शेप क्या, तुरंत आपके दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट होती। तो ये सॉलिड बॉडी है, इनका सेंटर ऑफ मास तो है ही है। लेकिन अगर मान लो मैं बोल दूं यार ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हमें नहीं पता इसका शेप क्या, हमारा शेप क्या, शेप क्या है हमारा यार, ह्यूमन बॉडी है, हाथ है, पांव है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, क्या है सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है ना, मीटर में मिलेगा हमको। तो इट इज अ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर हम लोग इसे लगा रहे हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन विच वी कंसिडर, कंसिडर वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि देखो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी अलग अलग एक ही जगह पे जाके कंसंट्रेट तो नहीं हो जाएगी ना, सब कुछ अलग अलग ही रहेगा। तो अज्यूम कर रहे हैं हम कि अगर मैं पूरे मास को, मान लो मेरा वजन है 70 किलो, तो मेरा पूरा 70 किलो अगर कंसंट्रेट करके एक जगह पे लाया जाए और हम चाहते हैं कि मेरे को वही इफेक्ट मिले जो मेरी पूरी बॉडी का इफेक्ट मिल रहा है, तो मुझे उस मास को कहां रखना होगा? तो वो पोजीशन क्या कहलाती है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन विच वी कंसीडर द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर हाँ जी, सर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेफिनेट शेप ना हो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां है? नाभि। यस, हमारी ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास है हमारे नाभि पे, नेवल पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा मतलब नहीं होता, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसके निकालने के तरीके हैं, वही अब हम सीखने जा रहे हैं कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। हर चीज का सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है, ठीक है। देखो ये सिस्टम आर्टिकल बना रहे हैं हम लोग, अलग अलग मास। सपोज करो m1 r1 पे है, m2 r2 पे है, m3 r3 पे है, m4 r4 पे, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, समझो जरा बात को ध्यान से, ठीक है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं निकालने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ठीक है, ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो मैंने अज्यूम कर लिया कहीं पे भी वो पॉइंट है मेरा, ठीक है, वहां मेरा पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। वहां मेरा, सपोज करो ये मेरा पॉइंट है जो मैंने अलग कलर से बनाया है, ठीक है। यहां मेरा पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, कैपिटल एम, ठीक है। वैल्यू ऑफ कैपिटल एम कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा मेरे को?
सर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। हाँ बस सबको ऐड कर दो। तो मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब 4 से नहीं है, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे डैश डैश कर दूंगा। डैश डैश का मतलब होता है और भी मास उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सारे मास को जोड़ के अगर मैं किसी एक जगह पे रखता हूं, तो इस पॉइंट का जो ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, राइट। इसको मुझे कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। मैं आपको इसके पीछे कुछ लॉजिक बताऊंगा अभी, ठीक है। बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, ये समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो गया यार। तो मैंने एक छोटा सा लॉजिक बता के आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं, ताकि आपको परमानेंटली समझ में आए कि कैसे हुआ। अब अगर मान लो सर हर हमने एज्यूम करा है कि जो ये अपना नेट वेट है ये M2 और M3 के बीच में होएगा। नहीं, कहीं भी हो ये सकता है, M2 M3 के बीच में होगा, जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकता है। मैं जनरल ऐसे ही कुछ बना दिया है, ठीक है। कोई भी कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक। अगर इनके बीच में ना हो, भारी हो तो हो सकता है, हो सकता है, कोई इशू नहीं। वो तो कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से आएगा ना। अच्छा ठीक है सर। आप में से कितने लोग कभी खेलते समय, दौड़ते समय, भागते समय गिरे हो, ये बताओ मुझे। ऑलमोस्ट सारे ही गिरे होंगे कभी ना कभी, बचपन से लेके, है ना, ठीक है। यस अगर सर। हमारे पांव पे पत्थर लगता है तो हम कैसे गिरते हैं? थोड़ा स्लो मोशन में एक बार सोच के देखो दिमाग में, हम कैसे गिरते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं। आगे की तरफ मतलब आप कमर से नीचे झुकते हो, ठीक है। आप लड़खड़ाते हो तो नीचे वाला मतलब नाभि के नीचे का पोर्शन पीछे की तरफ जाता है, और नाभि के ऊपर का पोर्शन आगे की तरफ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसा एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये समझो बात को जरा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ये है तो इमेजिनरी पॉइंट, लेकिन लेकिन ठीक है, इसका रोल बहुत रियल है। ये पूरे मास का टोटल मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर देता है। आपने आपने कभी बैले डांस देखा है? सबने बैले डांस समझते हो क्या होता है? हाँ सर। बैले या सालसा, ठीक है, जो बाहर के डांस होते हैं आपने देखा होगा, ठीक है। तो सालसा में आप देखते हो कि यार वो एकदम वो जो साथ में जो कपल डांस होता है, जो लड़कियां होती है, उसको ऐसे घुमाते रहते हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं कि वो इंसान है, ठीक है। वो रोबोट टाइप से इधर उधर घुमा देते हैं। तो जब भी घुमाने के लिए वो उनको पकड़ते हैं या उठाते हैं, तो वो कमर से पकड़ के उठाते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि के पास से, कमर का मतलब नहीं होता, नाभि के पास से, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास पे घुमाया जाता है। उसमें सबसे कम ताकत लगती है। सपोज करो अगर बंदे ने गलती से उसका चेहरा, शक्ल ऊपर पकड़ के और घुमा दिया, तो क्या होगा? तो मुंडी घूम जाएगी, बाकी अपनी जगह ही रह जाएगा, और वो आखिरी डांस होगा उनका फिर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का अपना काम है, सेंटर ऑफ मास का अपना एक इफेक्ट है, जो बॉडी में आपको हर जगह दिखेगा, राइट। अगर जो लोग क्रिकेट खेले होंगे और कभी आपने लेदर बॉल से खेला होगा, ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग खेले हो, लेकिन अगर लेदर बॉल से खेला होगा तो आपने देखा होगा जब बॉल को हम स्पिन कराते हैं या स्विंग कराते हैं, तो पूरा ध्यान होता है कि हम सेंटर ऑफ मास को ही ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं रोटेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल सिखाऊंगा भी कि हम कैसे स्पिन करते हैं, कैसे स्विंग करते हैं, ठीक है। रिवर्स स्विंग कैसे करवाई जाती है, ठीक। उसके सबके जो थ्योरी है वो इसी में है, सेंटर ऑफ मास पे ही छुपा हुआ है। उसके सेंटर ऑफ मास पता होना जरूरी है, राइट। तो फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या क्या, एप्लीकेशन क्या क्या है। पहले सिर्फ निकालना सीख रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, मान लो कि हर बॉडी ना V1 V2 V3, ठीक है, V4 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। अज्यूम ईच बॉडी is traveling with constant velocity V1 V2 V3 एंड जो भी होगा ना, डैश डैश डैश, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि हम क्या यहां इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं? हम नहीं लगा रहे, राइट। वो कर रही है, मूव कर रही है, किसी भी रीजन से कर रही हो, ठीक है। तो हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं क्या? हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे बाहर से। इसका मतलब क्या है? अगर हम बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब क्या है?
ठीक है, कि आपका टोटल मोमेंटम, ठीक है, ये बहुत, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, इसको ये 5-6 स्टार मार के, जितने स्टार मार सकते हो लिख लो, ठीक है, ये तो स्टार बना ही नहीं, ठीक है, जितने भी स्टार मार के लिख सकते हो लिख लो। ये मैं आपको भी $1,000,000 लाइन बोलने जा रहा हूं और $1,000,000 कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। ये आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप बुक्स में आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अगर मान लो ये हर चीज अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, सब कुछ है, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई आपका इफ नेट फोर्स acting on the body is 0, then total momentum of the system will be conserved, ठीक है। टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। यानी कि मान लो अगर मैं इसका लेता हूं, आपको सबका मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, m1v1 m2v2 m3v3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इनका जो मोमेंटम है वही मेरा इस टोटल मास का भी मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अलग से तो कुछ लगाया नहीं, तो m इंटू वी कर देते हैं, ठीक है, m इंटू वी कर देते हैं, राइट। समझ में आ रहा है, बोलो ये ठीक है। yes sir. सर हाँ जी, यस सर, ये जो मासेस ले रहे हैं हम डिफरेंट, ये सिस्टम के अंदर ले रहे हैं हम अलग अलग जगह पे? सिस्टम के अंदर ले रहे हैं, ये एक साथ मूव करेंगे बेटा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास का मतलब ही यही है कि सारे मास मेरे जुड़े हुए होने चाहिए किसी न किसी तरीके से। अगर नहीं जुड़े, अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं, तो फिर मैं उनकी स्टडी अलग अलग करूंगा, ठीक है। ये सारे मास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ओके। सर पर एक्चुअल में तो m जो कैपिटल है वो सबके सम का इक्वल कोई ना होगा। क्यों नहीं होगा? तो मान लो सेंटर ऑफ मास हमारी नाभि है, तो उसका वजन पूरे बॉडी के वजन की इक्वल कोई ना होगा। फिर वही, अभी मैं इतने देर तक लेक्चर देने का फिर फायदा क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है खाली मीटर में, जहां हम कंसीडर कर रहे हैं, होता नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इन सबको हटा दूं, अगर मैं इन सबको हटा, तुम्हारा मतलब, सॉरी तुम्हारा नहीं, सब मेरा मान लो, चलो मेरा सिर काट दिया जाए, हाथ काट दिया जाए, सब काट दिया जाए, ठीक है, और उस पूरे मास को एक जगह पे मतलब ना फिट कर दिया जाए, कहां पे? मेरी नाभि पे, तो इफेक्ट सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी मासेस प्रेजेंट रहेंगे और ये भी प्रेजेंट रहेगा, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये बॉडी के अंदर दिखेगा नहीं तुम्हें, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ कहां पे, ठीक है। तो वो हम ले रहे हैं इसको, हम इसको ये नहीं बोल रहे कि यार नाभि का वजन मेरे पूरे वजन के बराबर है, वो नहीं बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम पूरे बॉडी के वजन को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करें, पॉइंट मास बनाएं, तो कहां आना चाहिए वो पॉइंट मास? वो आना चाहिए हमारी नाभि पे, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, ठीक है, वो आपका कंजर्व रहेगा, इक्वल होना चाहिए। तो अलग अलग सबका मोमेंटम निकाल के आप सेम मोमेंटम निकाल दो, टोटल mv, राइट, तो वो बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात यहां तक? yes sir. यस सर। एक मिनट में, हाँ, तो इज दिस पॉइंट क्लियर सो फार? यस बेटा नोट भी करते जाना, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि अगर मैं इन सबको हटा दूं,
तो देखो हमने क्या बोला है, मेरा टोटल मास क्या है, कैपिटल एम क्या है आपका, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ m1 v1, तो v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा r1। ठीक है, मतलब आप समझो इसको, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, पोजीशन वेक्टर का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब r1 बाई टी। ठीक है, प्लस m2 r2 बाई टी प्लस m3 r3 बाई टी एंड सो ऑन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू r बाई टी। पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो आपका वेलोसिटी होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, ये मोशन इन 1D से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस v1 को मैंने लिखा r1 बाई टी, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने r1 लिया था, वैसे ही बाकियों को भी लिखा। तो ये सारे t आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, m1 r1, इस पे वेक्टर लगा देना ऊपर, वेक्टर में बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इज इक्वल टू एम आर, राइट। तो सेंटर ऑफ मास r क्या हो गया मेरा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। इस m को हम यहाँ ट्रांसफर कर दिया और उसकी जगह हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन होती है सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन की, राइट। कभी भी अगर बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है, यानी बहुत सारे मास आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. अभी फॉर्मूला लिखते जाओ धीरे धीरे, जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये जो मैंने आपको लाइन लिखवाई है कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहां से समझ में आया लोगों को, ये समझ में कहां से आया हमें, ये समझ में आया हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। यानी अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे, मेरा मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मेरा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इज दैट क्लियर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर वगैरह सिर्फ सुन के बड़ा सा ये लगता है यार, पोजीशन वेक्टर याद करो, जो हमने वेक्टर पढ़ा था, क्या बोला था, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, आर है, तो वेक्टर आर मतलब जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप। ठीक है, यही तो होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब कुल मिला के ये सेंटर ऑफ मास मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक सिंपल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा आपको कि कहां सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो मैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं, m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं इसका z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ, m1 z1 m2 z2 m3 z3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो। ठीक है, समझ में आ रहा है। नोट करते जाओ इसको, ये फॉर्मूले आ गए आपके पास में। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ मास, तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि एक पोजीशन जहां पे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक है,
इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। है ना? इसको अभी खाली नोट करो, ये थ्योरी है, इसमें मतलब पूरा जज करने की कोशिश मत करो कि खाली इस इक्वेशन को पढ़ के तुम पूरा सेंटर ऑफ मास समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब तुमको क्लियर होना शुरू होगा, अच्छा अच्छा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या इसका रोल है। तो अभी आप इसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, अभी आप नोट करते जाओ। कर लिया सबने नोट? Yes, sir. ओके, अब हम लोग जरा आगे देखते हैं, इसको समझते हैं कि निकलता कैसे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे देख रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सिंपल मतलब है यार, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मेरा मास है, एक मास है दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी कुछ जुड़ा हुआ है सपोज करो, ठीक है। तो ये मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे मासेस आपस में जुड़े हो, साथ में ही मूव करेंगे। तो जो इसके रोटेशन का कंबाइंड इफेक्ट, मतलब जो इसके मूवमेंट का कंबाइंड इफेक्ट है, वो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ही निकले, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो अब एक चीज हम लोग समझते हैं कि कैलकुलेशन पहले कैसे करेंगे, पहले ये सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने इंडिविजुअल M1 M2 M3 बनाई, वो क्या है, वो सारे पॉइंट मासेस हैं, वो छोटे छोटे मासेस हैं, उनका अपना खुद का कोई डायमेंशन नहीं, वो डायमेंशन को भूल जाओ। अभी मैं सॉलिड बॉडी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सर्कल, स्फीयर, ट्रायंगल, कोन, रेक्टेंगल, इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, मेरे को दो मास को मान लो जोड़ना है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले करते हैं, इसमें केस 1 यहां से शुरू करते हैं, तुमको समझ में आएगा कैलकुलेट कैसे करते हैं। प्लीज इसको नोट करना, इस तरीके से बुक में एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ है। केस 1, ठीक है, 2 मास सिस्टम। अगर 2 मास सिस्टम है तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो 2 मास का मतलब क्या, ये मेरा M1 हो गया और ये मेरा M2 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को हमने जोड़ के रखा है। अच्छा, जिस चीज से जोड़ के रखा है ना, उसका कोई मास नहीं है, उसको हम मासलेस ले रहे हैं। और छोटा सा कोई एक रॉड लगाया है, धागा लगाया है, जो भी जैसे भी जोड़ा इन दोनों को हमने, ठीक है। लेकिन इस जिस चीज से भी हमने जोड़ा, उसका हम मास नहीं ले रहे, उसका कोई मास नहीं, राइट। बाद में मैं बताऊंगा उसका मास लेंगे तब भी सेंटर ऑफ मास निकलता है, कैसे निकलता है सब समझाएंगे हम लोग बाद में धीरे धीरे, ठीक है। पहले ये देखते हैं। तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कभी भी सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पहली चीज मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन। और पोजीशन के लिए मुझे क्या चाहिए, ओरिजिन। तो मैं पहले किसी भी एक जगह पे ओरिजिन अज्यूम करूंगा। मैंने यहीं पे ओरिजिन अज्यूम कर ली कि पहले मास को ही मैंने 0 0 ले लिया। उसके बाद आपको हमेशा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है मास M1 M2 और आपको लिखना है इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, अगर z होगा तो z कोऑर्डिनेट, z वैसे मिलेगा नहीं आपको, 2 ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। M1 का x क्या है, 0 है, और ये भी y भी 0 है। सपोज करो ये लेंथ l है, ठीक है। तो M2 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, M2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, L0 हो जाएगा। तो L हो गया, y 0 हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, y पे तो होगा ही नहीं, y तो 0 0 ही मिल रहा है मुझे। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, Z कैसे करेंगे? वैसे z होगा तो यहाँ पे फिर z भी लिख लेना, इसका z एक्सिस क्या है। तो फिर 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। हाँ, तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे ना हमको। तो सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं x बार, ठीक है, या XCM ऐसा करके। कई बुक में आपको ऐसा x बार लिखा मिलेगा, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, M1x1 प्लस M2x2, 2 ही मास है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो M1 x1 वैल्यू 0 अभी अभी आपने लिखी है यहाँ पे देखो, M2 की वैल्यू M2 इंटू x2 की वैल्यू L हो गई, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये M2L बाई M1 प्लस M2, ठीक है। डिस्टेंस कहां से लिया आपने, M1 से लिया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास कहां से आया आपका, ये डिस्टेंस M1 से आया, M1 को हमने ओरिजिन लिया था। क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान देना है हमेशा, अगर आप M1 से डिस्टेंस ले रहे हो तो ऊपर क्या आ रहा है, M2 आ रहा है। अगर मान लो मेरे को पूछा जाए, क्वेश्चन में मेरे से अच्छा पूछा जाए कि यार मुझे एक चीज बताओ कि M2 से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम M1,
y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालो, y cm क्या हो जाएगा, देखो m1 इंटू जीरो, यहां सब लिख रखा है ना आपने, m1 इंटू जीरो, m2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये जीरो ही मिलेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका चेंज ही नहीं हो रहा सेंटर ऑफ मास का। और होगा भी कैसे, आप अंदाजा लगाओ ना, खुद ही कॉमन सेंस भी लगाओ। y एक्सिस पे कुछ दिख रहा है क्या, y एक्सिस पे तो कुछ भी प्लॉट नहीं हुआ ना, सब कुछ x एक्सिस पे ही, तो सेंटर ऑफ मास भी मेरा x एक्सिस पे आएगा, राइट। अगर मान लो यही पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन में पूछ दे कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम m2, ये डिस्टेंस कहां से है, m1 से है, m2 से डिस्टेंस पूछ दे, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को xcm के लिए, टोटल डिस्टेंस l से मेरे को माइनस करना पड़ेगा ना, यहां कहीं मेरा xcm आ रहा है, ठीक है। टोटल l था, x मतलब ये वैल्यू x की आ गई, तो l से माइनस करोगे तो यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी l माइनस xcm, तो l से इसको माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये m1 l बाई m1 प्लस m2। जिस मास से डिस्टेंस निकालना है उसका दूसरा वाला जो साइड होता है मास, उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको एज अ शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? सर ये M2 वाला समझ नहीं आया, एक बार M2 वाला और बता दो। देखो ये मेरा m1 मास है, सेंटर ऑफ मास मतलब सिंपल एक पॉइंट निकाल रहे हैं, ये मेरा m2 मास है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है। यहां पे आपने ओरिजिन को अज्यूम कर लिया, ओरिजिन आप यहां भी तो अज्यूम कर सकते थे। क्वेश्चन में आपसे साफ साफ पूछेगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, तो m1 से हमने निकालना है, जिससे हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है उसी को हमने ओरिजिन अज्यूम कर लिया। जब इसको आपने ओरिजिन अज्यूम किया तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी आ रहा है बीच में यहां, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया xcm 0। xcm की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, ये निकाली आपने m2l अपॉन m1 प्लस m2। आप सपोज करो आपसे क्वेश्चन पे पूछता अगर कि m2 से वैल्यू कितनी होगी, आपने m1 से वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, xcm m2 से निकालना है, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो ना, टोटल डिस्टेंस में से ये xcm को माइनस कर दो, वही हमने किया, टोटल डिस्टेंस l में से m2l बाई m1 प्लस m2 को माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कहां से आ गया, m2 से आ गया, राइट। ये डिस्टेंस कहां से आ गया, m2 से आ गया। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, अभी अभी संडे को नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, नोट कर लिया बेटा इसका? yes, center of mass is definitely depending on the frame of reference, right? फिजिक्स में बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये जो हम बना रहे हैं ओरिजिन, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बना रहे हैं हम लोग, बट आई डोंट वांट टू यूज द हाई-फाई वर्ड राइट नाउ, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये सब हम लोग यूज कर कंफ्यूज नहीं करते सिस्टम को, हम थोड़ा सा अभी बेसिक लेवल पे चीजें समझते, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि अगर m1 और m2 को हटा के मुझे एक कॉमन मास m1 प्लस m2 रखना है, तो मैं कहां रखूं, इस xcm से रखूं, m1 से। आप बोलोगे रे सर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों को हटा के एक कॉमन वहां पे रखूं, क्यों रखूं कॉमन हटा के, मतलब कौन सा इफेक्ट सेम हो जाएगा? आप बार बार बोल रहे हो इफेक्ट सेम मिलेगा, इफेक्ट से कौन सा इफेक्ट सेम मिलेगा? वो जो कौन सा इफेक्ट है वो हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे, जब टॉर्क में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, अच्छा सेंटर ऑफ मास क्यों निकाले थे, कहां रिलेट हो रहा है। अभी इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी हमारा काम है सिर्फ कैलकुलेशन को सीखना, राइट। अभी हमारा काम है सिर्फ कैलकुलेशन को सीखना कि कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अभी ये मत सोचो कि क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं, और रोटेशन में समझ में आएगा क्यों निकाला हमने सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ कैलकुलेशन सीखो। अब देखो, एक ना नीट में क्वेश्चन आया कि एक 5 किलो का मास है और 1 मीटर की रॉड के साथ 10 किलो का मास अटैच कर दिया,
बताओ सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो रॉड का डिस्टेंस वो 1 मीटर का है, तो सेंटर ऑफ मास बताओ फ्रॉम 5 kg, जल्दी से बता दो कितना होगा। टू होगा, नहीं 10/15। 10/15। सबका आ रहा है यही? यस सर। मैंने बताया ना आपको अभी अभी कैसे करना है आपको, ठीक है। देखो सीधे सीधे इसको अगर शॉर्टकट याद रखो, किससे निकालना है, 5 kg से निकालना है, तो ऊपर कौन सा आ जाएगा, m2 मतलब 10 आ जाएगा, 10 इंटू डिस्टेंस l मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10 + 5 मतलब 10/15 मतलब 2/3 मतलब 0.67 मीटर या 67 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वाज द ऑप्शन। अभी आया संडे के नीट में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने मार्क्स का? 4, हर क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ तो। अभी जो फिजिक्स का पेपर आया बहुत इजी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल इजी है। मतलब बोर्ड का 12th का पेपर इससे 10 गुना ज्यादा टफ था, थोड़ा मोड़ा भी नहीं, 10 गुना ज्यादा टफ था बोर्ड का पेपर। उसको शायद नीट वालों को इंस्ट्रक्शन रहा होगा कि बहुत कोरोना चल रहा है, थोड़ा आसान पेपर दो, बच्चे बेचारे वैसे ही परेशान है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। राइट, तो ये समझ में आया, ये 2 मास सिस्टम समझ में आ रहा है? यस सर। नोट कर लिया? हो गया। अब देखो अगर मैं बोलूं, सर 1 मिनट वो पीछे करिए, क्वेश्चन नोट कर। हाँ थैंक गॉड आ गया, इसको ऐसे एग्जांपल में डाल लेना। ऐसे क्वेश्चन हमारे टाइम में भी आएंगे। तू तो पीसीएम वाला बेटा, तू जेई वाला है। यस सर, हो गया। तो जेई में तो इस बार भी रगड़ के आए क्वेश्चन, जेई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, नीट में इजी आया है। अच्छा देखो, अगर मान लो मेरा एक मास कुछ ऐसा है, ठीक है, ये m1 है और ये मेरा m2 है, ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा कुछ ऐसे रखा हुआ है। सपोज करते हैं एंगल थीटा है, ये लेंथ इन दोनों के बीच की l दी हुई है। अब अगर मान लो मुझे निकालना हो कि अब सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, 2 मास सिस्टम केस 2, ठीक है, ऐसे ही नोट करते जाना इसको। आप कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, और मैं तुमको साफ बता रहा हूं, इसको प्यार से एक एक चीज नोटना, मेन पॉइंट जहां मैं करा रहा हूं हाईलाइटर चलाना। ठीक है, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जब आप 12th के बाद जब कॉम्पिटिशन में जाओगे, खाली जो आप अभी नोट्स बना रहे हो उसको आप रिवाइज करोगे, आप सिर्फ आराम से क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, पर आप उसको नोट नहीं करते, ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहो, बड़े आराम से कंपटीशन निकलता है, बड़े इजीली। कोई बुक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको नोट्स ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहते हैं। क्या करना है अभी तो मैंने बताया क्या करना है, मास एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इस रूल को कभी मत भूलना सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। m1 m2, m1 को हमने ओरिजिन पे रख दिया, ये 0 0 है, m2 का कोऑर्डिनेट निकाल लो ना। अब कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकलेगा m2 का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये x एक्सिस कितना हो जाएगा, l cos थीटा होगा, और y एक्सिस आपका l sin थीटा होगा, L sin थीटा। ठीक है, लिख दो यहाँ पे। ये सब वेक्टर में सीख चुके हो, मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्टकट बता चुका है, क्यों cos थीटा आता है, क्यों sin थीटा आता है, बिल्कुल डायरेक्ट यूज करो उसको। फिर लगा लो वही m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू l cos थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है,
और सिमिलरली आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको x कोऑर्डिनेट को आप लिख लोगे x cm या x बार, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखो, m2l cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। y निकालो, ycm इज इक्वल टू m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ycm इज इक्वल टू m1 इंटू 0 m2 इंटू l साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, तो ycm क्या आ जाएगा, m2l साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, सिंपल। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? नहीं सर। ऐसे केसेस बना के किताबों में नहीं दिया हुआ है, मैं अलग अलग केस बना के आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एकदम से ये चीजें रट जाएं। क्वेश्चन देखो, टिक मारो, आगे बढ़ो, राइट। डन डन डन। यस सर। सर एक मिनट। यस सर। कर लो, आराम से कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं मेरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा अब थोड़े दिन जो पार्ट चलेगा ना फिजिक्स का, थोड़ा टफ पार्ट चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने एक रिव्यू में क्वेश्चन भी डाला था फिजिक्स का, पता नहीं आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा, आप लोग ये टू यंग। तो मेंस वालों पे कोई भी रियायत नहीं बरती गई है, ठीक है। मतलब ये सेंटर ऑफ मास के एक दो उसमें यूनिट में क्वेश्चन आया, बहुत तगड़े क्वेश्चन आए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बना नहीं पाओगे। वो सब क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, थोड़ा एक बार सीख जाओ फिर मैं कराऊंगा। ऑलमोस्ट जो 2020 के जो क्वेश्चन अभी आए हुए हैं सितंबर का मेंस और ये नीट के, मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके साथ साथ में कराता चल रहा हूँ। और बायो वाले भी ये सोच लेना, इस बार थोड़ा सा कुछ ज्यादा कृपा है, ऐसा होता नहीं है, नीट इतना इजी फिजिक्स नहीं आता कभी भी। जैसे हम लोग मेंस के लिए भी बोलते हैं, 2019 के मेंस को रेफरेंस ना लिया जाए कभी भी, कि 2019 में मेंस आपका पहली बार ऑनलाइन हुआ था, तो बहुत इजी पेपर था मेंस का, बहुत बच्चों वाला पेपर आया था, ठीक है। तो लेकिन ना तो उसके पहले कभी इतना इजी आया, ना 2020 उतना इजी आया, तो हम पहले से ही बच्चों को समझाते थे, कभी 2019 को रेफरेंस मान के तैयारी मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ये काम खत्म, आगे बढ़े। 20 को मान के कर लें। हाँ, 2020 पेपर उठाओ तो पहले। कैसा है पेपर सर? मस्त है। तगड़े वाला। अभी तक के मेंस का टफेस्ट पेपर माना जा रहा है इसको। सर हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा टेढ़ा करते तब ये एक लाइन में आ जाएंगे ना, दोनों एक्स एक्सिस में, तब सॉल्व करें तो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई पूछे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये मैं समझाना भी चाह रहा था। सो थैंक यू इमांग, तुमने याद भी दिला दिया। देखो बेटा, ये इमांग ने बहुत अच्छी चीज पूछी कि सर क्यों निकाला सेंटर ऑफ मास। अगर मान लो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रखता, एक्सिस ऐसे लेता, तो यहाँ से m1 वही तो पुराना केस आ जाता, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मेरा मैं यहाँ कहीं आ जाता, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, उसमें भी गलती नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा वो गलत है, वो सेम वही जो कैलकुलेशन किया था वही कैलकुलेशन आपका रिपीट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास आपका बॉडी के अंदर मिल गया आपको, ठीक है। लेकिन आप एक चीज समझने की कोशिश करो, हम अभी क्या समझना चाह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कि अगर मैं इस पॉइंट को 0 0 रखता हूं, ठीक है, इस तरीके से, राइट, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ रहा है ना, ये एल साइन थीटा एल कॉस थीटा किया तो m2 एल कॉस थीटा यहाँ कहीं जो भी आपको मिल रहा है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, यहाँ कहीं मिलेगा थोड़ा नीचे ही। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो ये कैलकुलेशन आ रहा है
इसके हिसाब से मेरी बॉडी पे फोर्सेस और टॉर्क लगेंगे। ठीक है, अगर मैंने इसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करा तो हमारा पुराना कैलकुलेशन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन हाँ कुछ आगे मोशन को डिफाइन करने में हमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है उस केस में। तो अगेन वही पार्ट आता है कि सर फिर आप मेरे से सर कौन सा एप्लीकेशन दिक्कत करेगा, तो मैं बार बार बोल रहा हूं अभी सिर्फ निकालना सीखो, वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। सर फिर आंसर सेम आएगा? नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा बेटा, दोनों सेंटर ऑफ मास अलग अलग होंगे, उनके इफेक्ट चेंज होंगे। इसलिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप एक्स वाई एक्सिस को जैसे मैंने लिया आप वैसे ही लेके सॉल्व करो उसको। तो दोनों आंसर सही है? दोनों नहीं सही, मतलब फिर आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, सही गलत का फैसला कौन कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर रहा है। आप वहां ये लिख रहे हो ना कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई ले रहे हो तो ये आंसर सही है, अगर ये एक्स वाई ले रहे हो तो जो पुराना आंसर था वो सही है। ठीक है, सर क्वेश्चन वाले बताएंगे कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है, वरना बच्चों के आंसर अलग अलग आएंगे। नहीं फिर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मेरे से ये पूछ रहे हो कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी तुमको मिलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा कई क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि यार एक मास ये m1 है और एक मास ये m2 है, ये 45 डिग्री एंगल पे है, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आगे जो मैं एप्लीकेशन टॉर्क वाला पोर्शन करूंगा उसमें मेरे को ये चीजें यूज होंगी। राइट, आपसे अगर दो मास सिस्टम का कभी भी सेंटर ऑफ मास पूछेगा, अगर आपसे बोल रहा है कि एक मास 1 केजी का है और उसके साथ में 1 मीटर का रॉड है और मान लो दूसरा मास 2 केजी का, सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे जैसे हमने पहले किया था। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ उसका इफेक्ट देखेंगे आगे कि ऐसे एंगल पे रहता है तो कैसे इफेक्ट आते हैं फोर्सेस, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है आप? यस सर। Okay. Yes, sir. अब हम लोग देखते हैं इस 2 मास सिस्टम का लास्ट केस। ठीक है, ये जो मैं केस करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वगैरह में बहुत क्वेश्चन इससे कई बार पूछे गए। इसका मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। ठीक है, कि मान लो एक मेरा m1 है और एक मेरा m2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का लेंथ l है। ठीक है, इन दोनों के बीच का लेंथ l है। ठीक है, इफ मास m1 is shifted by a distance d towards m2, how far m2 need to be shifted so that center of mass will remain at its position। ठीक है, मतलब हम ये चाहते हैं कि मेरा सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, मेरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। राइट, और जैसे कि एक इस तरीके का ना झूला होता है। ठीक है, आप लोग बैठ के खेले होगे, यहाँ पे एक आदमी बैठता है, यहाँ पे एक आदमी बैठता है। कई बार क्या होता है ना, बड़े होने के बाद 10th 11th में ना, तो यहाँ पे एक आदमी इधर बैठ जाता है और यहाँ बैठ जाते हैं और हम गप्पे मार रहे होते हैं आपस में। बिल्कुल हम लोग ये डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं कि हमें इतनी डिस्टेंस पे बैठना है ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहे। अब सपोज करो आप थोड़ा पीछे सरक गए, तो सेंटर ऑफ मास को अपनी जगह पे रखने के लिए, इसका मतलब मैं चाहता हूं मेरा झूला बिल्कुल मूव ना करे, अपनी जगह पे रहे, इस आदमी को भी थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा। राइट, यही इसी तरीके की कुछ सिचुएशन आपको यहां पे क्रिएट की जा रही है कि बोल रहा है कि मान लो अगर हमने m2 को, ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको निकालने के लिए, हम ये रेफरेंस लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने एक्सिस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया थोड़ा दूर ले लिया, 0 0 जानबूझ कर ले रहा हूं, और लेट अस से कि मेरा ये डिस्टेंस x1 है। ठीक है, और ये
या चलो अब इसी का M1 के ऊपर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे बार बार अलग अलग तरीका मत सिखाओ, एक ही तरीके पे चलते हैं हम लोग। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही ले लिया M1 के ऊपर, ठीक है। ये 0 0 है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास एक ही आएगा, XCM कितना आ जाएगा वो, और चलो मैं कैलकुलेशन में पूरा ही करता हूं ताकि आप कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना रहे। हमने मासेस लिया M1 M2, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये 0 0 हो गया, और M2 के केस में ये L हो गया, ये 0 हो गया। ऐसा ही किया था ना हमने, ठीक है। हाँ सर। तो मुझे x क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया, M2L by M1 plus M2। M1 plus M2। ठीक है, ये मुझे सेंटर ऑफ मास मिल गया। अब बोल रहा है कि M2 को हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया d डिस्टेंस, या M1 को शिफ्ट कर दिया। किसको किया इसने, M1 को किया। चलो M1 को d डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया, किधर, M2 की तरफ, ये डिस्टेंस d है। और M2 को हमने, अब मुझे M2 भी शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो मुझे नहीं पता, मैं जनरल ले रहा हूं, मैं यहां ले लिया, मैंने x डिस्टेंस M2 को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मुझे इस x की वैल्यू पता करना है। क्यों शिफ्ट किया मैंने M2 को, ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे रहे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मेरी अपनी पोजीशन पे रहे। तो इस नए कैलकुलेशन के लिए अगेन मैं क्या कर रहा हूं, M1 M2 के कोऑर्डिनेट लिखूंगा। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रेफरेंस लाइन, रेफरेंस फ्रेम बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही रेफरेंस फ्रेम में दोनों निकालना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा 0 0 अभी भी वहीं रहेगा जहां पहले था। अब M1 के x की पोजीशन क्या हो गई, d हो गई। D M2 के x की पोजीशन क्या हो गई, L प्लस L x हो गई, X। ठीक है, राइट। सॉरी ये y है ना, L प्लस x हो गई, और y 0 0 ही है आपका दोनों के लिए, ठीक है। अब अगर मैं XCM यहां निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, M1 इंटू डी प्लस M2 L प्लस x अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मेरा फ्रेम ऑफ जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है, जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहीं भी XCM मिला होगा, ये डिस्टेंस XCM आया होगा, ये सेम है दोनों केस में, पहले और बाद में ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, राइट। जिसको इक्वेट कर देते हैं, M2L अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 इंटू डी प्लस M2 इंटू L प्लस x अपॉन M1 प्लस M2। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, M2L इज इक्वल टू M1D प्लस M2X बचेगा, हाँ इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मुझे आपका बच गया M1D प्लस M2X इज इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस M1D बाई M2। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो अज्यूम किया है कि इसको हमें इसके राइट में सरकाना पड़ेगा, एक्चुअली हमें इसके लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट में करना है। ठीक है। माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसको पहले नोट करो। M1 को भी लेफ्ट में करना पड़ेगा। नहीं नहीं, M1 तो फिक्स है ना, M1 तो उसने साफ साफ क्वेश्चन में लिख के दे रहा है, टुवर्ड्स M2 सरका रहे हैं। M1 को हम लोग टुवर्ड्स M2 कर रहे हैं, इसीलिए M2 को हमें उल्टे साइड में सरकाना पड़ेगा, टुवर्ड्स M1 जाना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रह सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं, इसको नोट करो, ठीक है। ये तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके आपको दिखाया, मैं इसको आपको फटाफट एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। सर हाँ जी, सर हमने M1 को D आगे बढ़ाया, D डिस्टेंस, तो हमें M2 को भी D ही बढ़ाना चाहिए ना। नहीं वही तो हम निकाल रहे हैं, क्यों डी बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मेरा आंसर आ जाता डी, लेकिन नहीं आया ना। वो तब होगा जब दोनों मास की वैल्यू सेम होगी, दोनों मास की वैल्यू अलग अलग है ना। अच्छा सर, बोलो बोलो। सर दो मास है और वो रोप से बंधे हुए हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है रोप के। नहीं, किसने बोला? ये अरे मेरा मैं मास है। assume- नहीं अज्यूम नहीं, सेंटर ऑफ मास हम अज्यूम थोड़ी करते हैं, हम निकालते हैं भाई। ये M2 है, ठीक है। अगर M2 की वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो ये 5 किलो है, अच्छा सॉरी मैंने ये आपके साथ डिस्कस नहीं किया शायद, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। ये 5 किलो है, ये 10 किलो है, M2 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास M2 के पास में होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके पास होगा।
बीचों बीच नहीं होगा एकदम। सर पर हमने हाँ। रोप को पूरा नहीं खींच रखा, हमने मतलब रोप थोड़ी सी ऐसे लटकी सी हुई है, पूरी स्ट्रेच्ड नहीं है। तो फिर कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होगा उसका। अगर मान लो ये M1 है, यहाँ मैंने ऐसे रोप लगा दी और ये M2 है, तो इनका कोई सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। ठीक है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन तभी आएगा जब दोनों मासेस इस कंडीशन में हो कि वो एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अभी तो ये इंडिविजुअल ट्रेवल करेगा, ये इंडिविजुअल ट्रेवल करेगा। ठीक है, तब तो दोनों के ऊपर न्यूटन्स लॉ अलग अलग लगेंगे। चलो इसका देखो एक और तरीका, मैं नोट कर लिया क्या? यस सर। हो गया सर। ओके, अब मैं आपको ना इसका एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे आज के लिए। ये शॉर्टकट कहां से आ रहा है? ठीक है, इसके मैं थोड़ा सा आपको कहानी सुना देता हूं कि ये शॉर्टकट वहीं से आ रहा है जहां से हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन निकाली थी। क्या बोला था हमने कि नेट फोर्स सिस्टम में अगर जीरो है तो टोटल मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, इज टू सेंटर ऑफ मास का टोटल मोमेंटम, हमने ये कर दिया था, राइट। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि भाई ये अपनी अपनी जगह पे अगर फिक्स है, ये अपना m1 0 पे है, m2 यहां पे है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे है। अब मैंने बिना कोई फोर्स लगाए, ठीक है, मैंने m1 को d पे लेकर के आया और मैं बोल रहा हूं मेरा सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हो रहा है। ये जो लाइन है ना कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स पोजीशन, ये लाइन शो करती है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये m1 जितना डिस्टेंस चला है m1 इंटू डी, ठीक है, और m2 जितना डिस्टेंस चला है m2 इंटू एक्स, ये जीरो ही होना चाहिए। क्योंकि पहले सिस्टम में जब हमने पहले इनके मूव करने के पहले जब हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे तो हमने शुरुआत में डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होना चाहिए, इनका नेट मोमेंटम जो होगा वो 0 0 के बराबर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम और अलग अलग इंडिविजुअल मास का मोमेंटम सेम होना चाहिए। अब उसके बाद अगर आपने पहले मास को थोड़ा सा हिलाया, दूसरे मास को भी हिलाया, अगेन वही थ्योरी लगेगी कि दोनों का मोमेंटम आपका जो होगा सम वो जीरो होना चाहिए, इन दोनों मोमेंटम का सम। क्योंकि अगर इन मोमेंटम का सम जीरो नहीं हुआ तो ये सीधे सीधे शो करेगा कि भैया सिस्टम पे फोर्स लग गया, और अगर फोर्स लग गया इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से हिल जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहा इसका मतलब मोमेंटम जीरो होगा। बोलोगे सर मोमेंटम में तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, आप मास इंटू डिस्टेंस क्यों कर रहे हो? हमने वहां क्या किया था बेटा, m1v1 प्लस m2v2, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू v, इसको हमने r/t लिखा था ना, आप कर सकते हो वो भी, ठीक है, लेकिन बार बार मैं नंबर ऑफ स्टेप्स क्यों बढ़ाऊं? एक बार हम सीख चुके हैं ना कॉन्सेप्ट कि मोमेंटम कुछ नहीं होता, वेलोसिटी कुछ नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया d, ये कितना किया x, तो डायरेक्ट आप डिस्टेंस यूज कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं नेट मास मोमेंट इफेक्ट। ठीक है, मास मोमेंट इफेक्ट्स मतलब वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही, नाम अलग अलग देते जा रहे हैं, तो ज्यादा ना नाम में कंफ्यूज मत हो, इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप कॉन्सेप्ट समझो। तो कभी भी अगली बार से ऐसे क्वेश्चन मिले ना, आपको सिंपल यही काम करना है। अच्छा ये कितना m1 कितना डिस्टेंस था d, तो m1 इंटू डी, m2 कितना था x, अब बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो, माइनस m1 d बाई m2, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आएगा। क्लियर है? यस सर। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, ये बहुत यूज होता है। ठीक है, हमारे उसमें ये बड़े बड़े क्वेश्चन में भी कई बार छोटा पार्ट क्लियर सॉल्व करने के लिए भी ये यूज होता है, राइट। तो इन सारे शॉर्टकट्स को जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जितने भी हम लोग शॉर्टकट्स बना रहे हैं, ठीक है, इन सारे ही शॉर्टकट्स को आप